स्वागत है स्टूडेंट्स। आज हम लोग चालू करने वाले हैं वेक्टर्स। ठीक है, वेक्टर्स जो है क्लास 11 का चैप्टर है और ये चैप्टर काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है। क्यों इम्पोर्टेंट है? देखिए, इम्पोर्टेंट कोई तभी होता है ना जब उसका यूज़ बार बार हो। अभी ये जो वेक्टर चैप्टर जो हम लोग पढ़ेंगे ना, इसका यूज़ बार बार होगा। बार बार होगा माने कि न्यूटन लॉज ऑफ मोशन जब पढ़ने जाइएगा उसमें भी ये घुस जाएगा। यहाँ तक कि वर्क पर एनर्जी ऐसे सब जगह हम लोग इसको घुसा सकते हैं। मतलब वेक्टर्स को कहीं भी आप डाल दीजिए। तो आप चाहे तो 12 में चले जाएंगे, जब अभी 11 में आए हैं जस्ट, है ना। तो जब 12th में आप चले जाएंगे तो उसमें भी आपको कहीं ना कहीं वेक्टर्स घुसता हुआ दिखेगा, जबरदस्ती कहीं उसमें आ जाएगा। तो जब वेक्टर्स कहीं ना कहीं आपको हर चैप्टर में कहीं ना कहीं घुस जा रहा है तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है, समझ गए आप? तो इस वजह से इसको जो है इम्पोर्टेंट चैप्टर हम लोग बोलते हैं। इम्पोर्टेंट भी है और बेसिक चैप्टर है, मतलब कि बेसिक कहने का मतलब फाउंडेशन है ये। ठीक है, इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, बहुत आवश्यक है। इसको बिना पढ़े आप जो है बाकी चैप्टर्स को पढ़ने जाएंगे तो हो सकता है आपको प्रॉब्लम आए। न्यूटन लॉज ऑफ मोशन अगर पढ़ने जाएंगे तो हो सकता है प्रॉब्लम आए, क्योंकि उसमें कंपोनेंट वगैरह लेना पड़ता है, बहुत सारा वेक्टर्स का कॉन्सेप्ट उसमें यूज हो जाता है। ठीक है, और जेई मेन में भी क्वेश्चन वगैरह इस पे आ ही जाता है। और क्लास 11 का तो खैर पूरा चैप्टर ही है, तो क्लास 11 जब आप देने जाएंगे एग्ज़ाम तो उस टाइम भी इस पे बहुत सारा क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे आज क्या पढ़ेंगे देखिए। ये एक बड़ा चैप्टर है तो इसको हम लोग जो है 2 या 3 लेक्चर में ख़त्म करेंगे। ठीक है, पूरा एक लेक्चर में नहीं ख़त्म करेंगे, 2 या 3 लेक्चर में इसको कंप्लीट करना है। ठीक है, तो आज पहला लेक्चर है। आप नोट्स भी बनाएंगे इसका साथ साथ, है ना। लेक्चर नंबर 1 है आज, लेक्चर नंबर 1 है। ठीक है, तो आज हम लोग कोशिश करेंगे दैट के स्केलर क्या होता है, वेक्टर क्या होता है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर माने कि वेक्टर को किस तरह से दिखाते हैं। उसके बाद इंट्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, या मतलब कि 1 2 3 4 हम लोग कोशिश करेंगे कि ये 4 टॉपिक आज पूरा कंप्लीट कर दें। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग एडिशन ऑफ वेक्टर से आगे का चालू करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर, है ना। हाँ हाँ, एक चीज़ और, दैट कि अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और इस चैनल पे आपको काफ़ी हज़ारों वीडियोस मिलेंगे। ठीक है, जेई के लिए, नीट के लिए, है ना, थ्योरी वीडियोस, क्वेश्चंस, बहुत सारा टॉपिक, बहुत सारा कंटेंट आपको मिलेगा। तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो देखिए, हम लोग चालू करेंगे एकदम बेसिक से। ठीक है, मैं यही मान करके पढ़ाने वाला हूँ कि आप एकदम 10th पास होकर के जस्ट नए नए आए हैं। ठीक है, ऐसे अगर बात करें तो 10th का तो एग्ज़ाम हुआ ही नहीं है आपको। बस बिना एग्ज़ाम दिए आप पास हो गए, प्रमोट कर दिया गया, बहुत खुशी की बात है ना। लेकिन ऐसा एक्चुअल में अगर ऑनेस्टली देखा जाए तो ये एक तरह से सही नहीं है, लेकिन जो सिचुएशन चल रहा है उसके हिसाब से तो सही बोला जाएगा। सिचुएशन काफ़ी ख़राब है उसके चलते। ठीक है, चलिए, तो आप 11th में आ चुके हैं। हाँ, बहुत सारे लोग 11th में जब बच्चे आ जाते हैं तो उनको पहले वो लोग पढ़ाते हैं यूनिट्स एंड मेजरमेंट। ठीक है, फिजिकल वर्ल्ड भी एक चैप्टर वो भी पढ़ाते हैं। तो यूनिट्स एंड मेजरमेंट तो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, उसका पूरा लेक्चर जो है हमारे चैनल पे आपको मिल जाएगा। अभी हम लोग वेक्टर्स की बात करेंगे तो वेक्टर्स का भी पूरा प्लेलिस्ट जो है 2 3 साल पहले मैंने अपलोड किया था, तो वो भी आपको मिल जाएगा। न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, वर्क पर एनर्जी, सेंटर ऑफ मास, है ना, काइनेमेटिक्स, प्रोजेक्टाइल मोशन, रोटेशनल मोशन, ग्रेविटेशन, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, ये सब हम लोग एक बार पढ़ चुके हैं। तो ये हम लोग का एक तरह से आप बात करिए तो ये 2.0 कोर्स आप बोल सकते हैं। ठीक है, 2.0 बहुत चल रहा है, सब बनाता है, लेकिन हम लोग इसको दोबारा से इस चैनल पे वेक्टर्स को चालू कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले स्केलर्स क्या होता है। और मैंने बता दिया कि आज हम लोग इतना ही टॉपिक करेंगे। ठीक है, तो अगर आप इतना टॉपिक पढ़ लिए हैं तो नेक्स्ट लेक्चर से आप शुरू करिए देखना, वहाँ से आपको एडिशन वगैरह सब मिलेगा। और अगर आप वेक्टर्स में कुछ भी नहीं जानते हैं तो यहाँ से चालू करिए। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले आता है स्केलर्स। ठीक है, स्केलर्स क्या होता है? जैसे स्केलर्स का डेफिनेशन यहाँ लिखा हुआ है कि स्केलर्स आर दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव मैग्नीट्यूड ओनली बट नो डायरेक्शन। अब इसका मतलब क्या होगा भाई? बहुत सारे बच्चे हिंदी मीडियम के भी होंगे तो उनको भी हिंदी में समझाना है। और जो इंग्लिश वाले हैं वो तो समझ गए होंगे, मैग्नीट्यूड का मतलब नहीं समझ पा रहे होंगे, बट मैग्नीट्यूड का मतलब होता है कि वैल्यू कितना है। वैल्यू का अर्थ हो गया जैसे कोई लाइन है, ये एक लाइन है। ठीक है, इस लाइन का जो लेंथ है, ये लेंथ जो है, ये मान लीजिए कि 5 मीटर है। तो ये जो 5 मीटर है ना यहाँ पे,
यही आपका मैग्नीट्यूड कहलाता है, यही आपका मैग्नीट्यूड कहलाता है। नोट करते चलिएगा ताकि बाद में रिवीजन करने में आसानी हो आपको। तो देखिए कोई भी लाइन है, उस लाइन का जो लेंथ है वो 5 मीटर है, तो उस 5 को हम लोग बोलेंगे कि उस लाइन का जो लेंथ का मैग्नीट्यूड है वो 5 मीटर है। ठीक है, अगर एक और बात हम लोग कर लें कि कोई एक आदमी दौड़ रहा है कितना से, 5 मीटर पर सेकेंड से, तो ये इसका क्या है, स्पीड है। तो ये जो स्पीड है इसका 5 मीटर पर सेकेंड, इसमें ये जो 5 है ये स्पीड का मैग्नीट्यूड हो गया। समझ पा रहे हैं, 5 जरूरी नहीं है, 6 7 8 9 10 कुछ भी हो सकता है, न्यूमेरिकल वैल्यू। तो एक तरह से अगर आप समझने का प्रयास करेंगे तो आपको इतना तो पता चल गया कि मैग्नीट्यूड का मतलब होता है न्यूमेरिकल वैल्यू, जो कि मेजरमेंट करते टाइम हम लोग को दिखता है। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड मतलब आप समझ गए। अब डायरेक्शन का मतलब होता है दिशा। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कि कोई भी आदमी दौड़ रहा था कितना से, 5 मीटर पर सेकेंड से, तो वहां पर ये तो नहीं बोला गया कि किस तरफ दौड़ रहा था, डायरेक्शन का तो कोई बात वहां पे किया नहीं गया है। तो इसीलिए यहाँ पर बोलेंगे कि स्पीड के पास केवल और केवल मैग्नीट्यूड है, मतलब कि मेजर वैल्यू 5 मीटर पर सेकेंड में 5 इसका मैग्नीट्यूड है, लेकिन इसके पास दिशा जो है वो हम लोग को क्लियरली नहीं बताया गया है। ठीक है, जैसे कि कोई आता है, मान लीजिए आप कहीं पर खड़े हैं, ठीक है, और आपका एक मित्र या दोस्त आपका आया और बोला कि भाई 5 मीटर पर सेकेंड से दौड़ो, तो वो आपको मैग्नीट्यूड बता दिया स्पीड का। स्पीड जितना आपको रखना है उसका मैग्नीट्यूड आपको बता दिया 5, लेकिन वो ये नहीं बोला कि किस तरफ दौड़ना है, तो डायरेक्शन का कोई बात किया ही नहीं। समझ पा रहे हैं? तो इसीलिए इस तरह का जो क्वांटिटीज होता है, इस तरह का फिजिकल क्वांटिटीज को हम लोग बोलते हैं स्केलर। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कि आप किराना की दुकान पे गए हैं, चावल खरीदना आपको, राइस खरीदना आपको, आप जाके बोलते हो 10 किलोग्राम राइस हमको दीजिए। ठीक है, तो ये जो 10 किलोग्राम आप जब उसको बोलते हो तो इसमें कोई भी डायरेक्शन का चर्चा नहीं होता, इसमें 10 जो है ये केवल इसका मैग्नीट्यूड का बात तो हो गया है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पर इसका जो मतलब कि डायरेक्शन का कोई बात नहीं, समझ रहे, डायरेक्शन का कोई बात नहीं हुआ है, बस मैग्नीट्यूड बोल दिया कि यहाँ 10 होना चाहिए, और डायरेक्शन का कोई लेना देना है ही नहीं यहाँ पे। ऐसा थोड़ी बोलते हो कि भाई मेरे को आप 10 किलोग्राम राइस दीजिए इन दी डाउनवर्ड डायरेक्शन, नहीं बोलते। तो डायरेक्शन का जब बात ना हो, केवल मैग्नीट्यूड बोलने से ही हमारा काम हो जाए, तो वो जितना भी क्वांटिटीज उस टाइप का रहेगा, उस टाइप का जितना भी क्वांटिटीज रहेगा उसको हम लोग बोलेंगे स्केलर क्वांटिटीज। अब उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि स्केलर क्या होता है, अच्छा से समझ गए होंगे। इसका एग्जाम्पल आप लिखिएगा, मास। मास का एग्जाम्पल अभी दिया ना आपको, 10 किलोग्राम मास राइस का, उसमें डायरेक्शन बोलने की कोई आवश्यकता, कोई ज़रूरत नहीं है। लेंथ, लेंथ माने कि क्या हो गया, लेंथ माने मेजर वैल्यू हो गया, 5 मीटर लेंथ है लाइन का, किस डायरेक्शन में बोलने का कोई आवश्यकता, कोई ज़रूरत नहीं है। टाइम, 5 सेकेंड समय हो रहा है, कुछ बोलने की जरूरत नहीं कि किस दिशा में 5 सेकेंड है क्योंकि टाइम क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। वर्क, वर्क आप पढ़ेंगे चैप्टर आएगा, वर्क है ना, वर्क का कोई दिशा नहीं होता है, बस मैग्नीट्यूड होता है, इसीलिए वर्क भी एक स्केलर क्वांटिटी हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको स्केलर समझ आ गया होगा। एग्जाम में आपसे पूछेगा डिफाइन स्केलर एंड गिव सम एग्जांपल्स, तो डेफिनेशन में तो लिख दीजिएगा कि जिसके पास केवल मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन नहीं हो। ठीक है, और इसमें एग्जांपल में लिख दीजिएगा मास, लेंथ, टाइम, वर्क। ठीक है, इतना हो गया। ये डायग्राम एक हम बनाए हैं यहाँ पे, देखिए इसको बढ़िया से। तो ये क्या है कि एक आदमी है, एक 5 मीटर लंबा इस तरह का बोर्ड लेकर के ये खड़ा है। ठीक है, 5 मीटर लंबा बोर्ड ये लेकर के खड़ा है, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं बताया जा रहा है, तो ये क्या है, स्केलर है। लेकिन अगर इसी 5 मीटर बोर्ड को लिख दिया जाए 5 मीटर ईस्ट, ठीक है, 5 मीटर ईस्ट, तो इसमें डायरेक्शन ऐड हो गया, ईस्ट जो है डायरेक्शन है और 5 जो है मैग्नीट्यूड है, तो ये वेक्टर हो गया। लेकिन इसमें केवल और केवल मैग्नीट्यूड था,
डायरेक्शन तो था नहीं। हो सकता है इसमें डायरेक्शन अगर रहता कि 5 मीटर, हम लोग इसमें डायरेक्शन अगर रहता ऐसे कि हम लोग जो है इधर वेस्ट में 5 मीटर ऐसे रहता डायरेक्शन, तो हम लोग बोलते कि हाँ भाई चलो यहाँ डायरेक्शन भी है। लेकिन डायरेक्शन का कोई बात इसमें नहीं होता है स्केलर में, ठीक है। और वेक्टर में डायरेक्शन का बात होता है, ठीक। हाँ, कुछ एक दो क्वांटिटीज ऐसा भी बताऊंगा जिसमें कि डायरेक्शन होता है, ठीक है। डायरेक्शन होता है, मैग्नीट्यूड तो होगा ही, डायरेक्शन होता है, लेकिन वो स्केलर हो जाता है, वेक्टर नहीं होता है। वो आगे बात करेंगे, अभी कंफ्यूजन ज़्यादा क्रिएट नहीं करना है। नेक्स्ट देखिए आप, वेक्टर का डेफिनेशन पे आ जाते हैं, ठीक है। देखिए वेक्टर का डेफिनेशन में अगर हम लोग जाएंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि वेक्टर्स आर दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ठीक है। एक और होता है, क्या होता है, फॉलो द लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, फॉलो द लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ये हम अभी चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि आप अगर मान लीजिए इसके बारे में नहीं जानते तो आपको दिक्कत होगा समझने में। तो आगे हम लोग आएंगे एडिशन ऑफ वेक्टर में, उसमें इस पॉइंट के बारे में बात कर लेंगे, ठीक है। अभी बेसिक चीज समझ लेते हैं कि वेक्टर ऐसा फिजिकल क्वांटिटीज होता है जिसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। तो मैग्नीट्यूड आप समझ रहे हैं, उसका न्यूमेरिकल वैल्यू, लेंथ मेजरमेंट कर रहे हैं तो उसका कुछ वैल्यू होगा, और उसमें डायरेक्शन भी जोड़ दीजिए तो वो क्या बन जाएगा, वेक्टर। जैसे अभी एक बोर्ड लेके खड़ा था ये आदमी, तो इसमें देखिए 5 मीटर क्या लिखा हो, तो ईस्ट, ये जो 5 मीटर ईस्ट लिखा हुआ है, तो ये क्या है, 5 मीटर, तो इसका मैग्नीट्यूड हो गया 5 मीटर यूनिट है, 5 क्या है मैग्नीट्यूड हो गया, और ईस्ट क्या हो गया डायरेक्शन। तो इसी तरह से वेक्टर्स को हम लोग समझते हैं कि वेक्टर्स जो है उसके पास मैग्नीट्यूड तो रहेगा ही रहेगा, उसके पास डायरेक्शन भी होना आवश्यक है, जरूरी है। तो जैसे वेलोसिटी लिखा हुआ है, देखिए स्पीड और वेलोसिटी ये दोनों एक तरह से सेम चीज होता है। फर्क दोनों में यही है कि स्पीड जब बोलते हैं ना तो डायरेक्शन का कोई बात हम लोग करते ही नहीं है, लेकिन जब वेलोसिटी बोलते हैं तो उसमें हम लोग डायरेक्शन का बात करते हैं, ठीक है। जब आप वेलोसिटी बोलेंगे ना तो उसमें आपको डायरेक्शन माने दिशा का ज्ञान आपको देना पड़ेगा। बिना दिशा का ज्ञान दिए आप वेलोसिटी नहीं डिफाइन कर सकते। जैसे कोई आदमी अभी बताया ना कि आप खड़े हैं किसी जगह पर, और कोई आपका मित्र आया और दोस्त आया, और वो आपको बोला कि भाई 5 मीटर पर सेकंड दौड़ो, तो तुम बोले कि भाई 5 मीटर पर सेकंड दौड़ो, तो तुम किधर भी कहीं भी दौड़ना स्टार्ट कर दोगे, क्योंकि वो तुमको डायरेक्शन तो बताया नहीं है। लेकिन अगर वही आदमी आके बोले कि भाई 5 मीटर पर सेकंड से तुम वेस्ट में दौड़ो, तब तुम्हारे पास एक मैग्नीट्यूड तो रहेगा ही कि हाँ इतना तेजी से दौड़ना है, 5 मीटर पर सेकंड का रफ्तार से दौड़ना है, और वेस्ट में दौड़ना है, वेस्ट में दौड़ना है, तो ये हो जाता है वेलोसिटी। तो वेलोसिटी क्या होता है, स्पीड ही होता है, लेकिन स्पीड के साथ डायरेक्शन भी होता है, ठीक है। वेलोसिटी क्या होता है, स्पीड होता है, लेकिन उसके साथ साथ डायरेक्शन भी होता है उसमें, ठीक है। तो वेलोसिटी समझ गए, वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी, स्पीड है लेकिन उसके साथ डायरेक्शन भी आता है, तो इसीलिए उसको अलग नाम से हम लोग पुकारते हैं, वेलोसिटी के नाम से, ठीक है। ये एक्सेलरेशन हम लोग पढ़ेंगे अगला चैप्टर में, काइनेमेटिक्स में। तो एक्सेलरेशन एक्चुअली होता है चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ टाइम, मतलब आपका वेलोसिटी अगर चेंज हो रहा है, जैसे अभी आप 5 से दौड़ रहे हो, थोड़ी देर बाद 6 से दौड़ रहे हो, थोड़ी देर बाद 7 से, थोड़ी देर बाद 8 से दौड़ रहे हो, तो ये जो रफ्तार में आपकी जो चेंज आ रही है, जो वेलोसिटी में चेंज आ रही है, ठीक है, किसके अनुसार चेंज हो रहा है, टाइम जैसे जैसे चेंज हो रहा है, आपका जो रफ्तार है, आपका जो वेलोसिटी है, वो भी चेंज हो रहा है, ठीक है। तो टाइम के साथ साथ आपका जो वेलोसिटी है वो भी चेंज हो रहा है। 1 मिनट रुक जाइए आप। हाँ, तो आपका अगर टाइम के साथ साथ जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, आपका जो रफ्तार है वो चेंज हो रहा है, तो उसी को एक्सेलरेशन बोला जाता है। और एक्सेलरेशन भी एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, इसके पास भी डायरेक्शन होना जरूरी है। नेक्स्ट है मोमेंटम। मोमेंटम क्या है, ये भी हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में ही पढ़ेंगे। मोमेंटम का मतलब होता है चेंज रेट ऑफ, मोमेंटम का मतलब होता है मास इनटू वेलोसिटी। मोमेंटम का मतलब होता है मास इनटू वेलोसिटी। देखिए मोमेंटम को पी से दिखाते हैं हम लोग, पी, और ये होता है मास इनटू वेलोसिटी, मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है। तो अगर आपका वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो यहाँ पे पी क्या है, मोमेंटम, पी भी, मोमेंटम भी वेक्टर होता है। फोर्स, फोर्स भी एक वेक्टर है। जैसे यहाँ पे डायग्राम में देखिए, ये जो बच्चा है ये अभी क्या कर रहा है, ये अभी पुश कर रहा है,
और ये जो बच्चा सेम बच्चा अभी क्या कर रहा है, पुल कर रहा है, खींच रहा है, पुश कर रहा है, धक्का दे रहा है, मतलब उस फोर्स का एक फोर्स लगा रहा है और उस फोर्स का डायरेक्शन आगे है कि नहीं। सेकेंड केस में भी एक फोर्स लगा रहा है, लेकिन उस फोर्स का डायरेक्शन अब इस तरफ है, पुल करते टाइम ऐसे और पुश करते टाइम ऐसे। तो फोर्स क्या है, फोर्स समझ रहे, बल, ताकत लगाना, फोर्स क्या है, बल लगाना। तो फोर्स जो है वो आपका एक तरह से वेक्टर हो गया, क्योंकि उसके पास डायरेक्शन होगा। अब आपका मित्र आकर के आपसे बोलेगा कि भाई फोर्स लगाओ, तो तुम बोलोगे ना भाई किधर लगाना है, कहाँ पे फोर्स लगाना है और किधर लगाना है। तो फोर्स हमेशा जो है डायरेक्शन के साथ ही बात किया जाएगा, मैग्नीट्यूड बता देने से काम नहीं हो पाएगा। इसीलिए फोर्स भी एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जो कि वेक्टर होता है। तो एग्जाम में आपसे पूछ सकते हैं कि डिफाइन वेक्टर्स एंड गिव सम एग्जांपल्स। डेफिनेशन में आप लिख देंगे कि ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी हो, और एग्जांपल में आप लिख देंगे वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, फोर्स। ठीक है, तो उम्मीद है अभी तक हम लोग ज़्यादा कुछ नहीं पढ़े, स्केलर का डेफिनेशन किए, वेक्टर का डेफिनेशन कर लिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्या है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। देखिए, रिप्रेजेंटेशन का मतलब तो होता है दर्शाना, दिखाना। ठीक है, वेक्टर को किस तरह से दिखाया जाएगा, तो वेक्टर को दिखाना है जैसे अगर, तो आप एक लाइन सेगमेंट ले सकते हैं। ये एक क्या है, ये एक लाइन सेगमेंट है। इस लाइन सेगमेंट में एक हो जाएगा टेल, टेल माने कि जहाँ से वेक्टर चालू हुआ है, और एक हो जाएगा हेड। हेड का मतलब हो गया जहाँ पे वेक्टर खत्म हो रहा है, और हेड जो है वहाँ पर एक एरो बनाना है जो कि बताएगा कि हाँ डायरेक्शन जो है इस तरफ है। तो ये एरो बताएगा कि वेक्टर का डायरेक्शन क्या है, और इसका जो लेंथ होगा, इस लाइन सेगमेंट का जो लेंथ होगा यहाँ से लेके यहाँ तक, वो बताएगा कि इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है। तो आप समझे क्या बोला यहाँ पे, कि किसी भी वेक्टर को अगर दिखाना है, तो किसी भी वेक्टर को दिखाने के लिए दो चीज होगा, एक होगा मैग्नीट्यूड और दूसरा होगा डायरेक्शन। एक होगा मैग्नीट्यूड और दूसरा होगा डायरेक्शन। तो आप इसको एक लाइन सेगमेंट से, वेक्टर को एक लाइन सेगमेंट से दिखा सकते हैं। तो ये जो वेक्टर को आप जब लाइन सेगमेंट से दिखाएंगे ना, तो इसमें जो हेड होगा ये बताएगा कि वेक्टर इस तरफ है, ऐसे है। ठीक है, वेक्टर ऐसे है। ये क्या बताएगा, टेल, माने यहाँ से वेक्टर चालू हुआ है और यहाँ पे खत्म हुआ है, और हेड बताएगा कि वेक्टर इस तरफ है, या अगर ऐसे रहेगा वेक्टर तो इधर है, अगर ऐसे रहेगा तो ऐसे है। तो हेड जो है ना वो बताएगा कि डायरेक्शन जो है वेक्टर का किधर है, और टेल जो बताएगा वेक्टर कहाँ से चालू हुआ, और ये जो लंबाई है, लेंथ जो है यहाँ से यहाँ तक, ये लेंथ आपको बताएगा कि वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो है वो कितना है। ठीक है, तो इस तरह से वेक्टर को रिप्रेजेंट किया जाता है। अब जैसे फोर्स है, फोर्स, तो फोर्स को जनरली हम लोग एफ से दिखाते हैं, और एफ के ऊपर एक इस तरह का एरो लगा देते हैं। तो हम लोग को पता चलता है कि ये जो फोर्स है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। लेटर किसी क्वांटिटी को बताना है कि वेक्टर है कि नहीं है। जैसे वर्क, वर्क क्या है, वेक्टर है कि स्केलर है। तो अभी मैंने बताया एग्जांपल में हम लिखे थे ना कि वर्क वेक्टर नहीं है, स्केलर है। तो वर्क ऐसे एक स्केलर क्वांटिटी, अब इसके ऊपर ऐसे नहीं लगा सकते, गलत हो जाएगा, क्योंकि वर्क क्या स्केलर है। लेकिन फोर्स के ऊपर आप ऐसे लगा सकते हैं, क्योंकि फोर्स क्या एक वेक्टर क्वांटिटी है। मोमेंटम, मोमेंटम को किससे दिखाए थे, मास इनटू वेलोसिटी, पी से। तो पी क्या है, पी एक वेक्टर है, तो उसके ऊपर एरो आप ऐसे लगा सकते हैं। ठीक है, हाँ, लेकिन आपका जैसे स्पीड, स्पीड स्पीड क्या है, स्केलर है, तो उसके ऊपर आप एरो नहीं दे सकते। हाँ, लेकिन वेलोसिटी क्या वेक्टर है, तो उसके ऊपर आप एरो दे सकते हैं। तो मान लीजिए कि यहाँ पर ए बी एक वेक्टर है, ए से लेके बी तक एक वेक्टर है, तो इसके ऊपर आप एरो ऐसे छोटा सा एरो दे सकते हैं, जिससे कि स्पष्ट हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा कि ए बी एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जो कि वेक्टर है, फोर्स एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जो वेक्टर है, मोमेंटम एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जो वेक्टर है, और जो स्केलर रहेगा उसके ऊपर में आप एरो नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि वेक्टर को किस तरह से दिखाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। हम लोग कहाँ तक पढ़ने का बात किए थे, हाँ ये मतलब हमारा लास्ट टॉपिक है। ठीक है, तो यहाँ पर है इंट्रोडक्शन टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेक्टर, मतलब बहुत अलग अलग तरह का वेक्टर्स का इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो पहला है को लीनियर वेक्टर्स। देखिए, को का मतलब हो गया कॉमन,
को का मतलब क्या हो गया, कॉमन, और लीनियर का मतलब लाइन। तो अगर कोई वेक्टर है जो कॉमन लाइन पे है, एक ही लाइन पे लाई कर रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं को लीनियर वेक्टर्स। ठीक है, तो यहाँ डेफिनेशन आप लिखिएगा, नोट करिएगा कि द वेक्टर्स विच एक्ट अलोंग द सेम लाइन और पैरेलल लाइंस। देखिए यहाँ पर हम लोग कितना सारा वेक्टर बनाए हैं। एक वेक्टर ये वाला है, ये वाला वेक्टर आप देख पा रहे हैं, ये वाला एक, एक दूसरा वेक्टर ये वाला है, तीसरा वेक्टर ये है, चौथा वेक्टर ये है, पांचवा वेक्टर ये। देखिए ये मान लीजिए कि ए बी और ये सी, ये डी और ये ई। अब आप ध्यान से देखिए कि ए एक वेक्टर है और बी एक वेक्टर है, दोनों क्या है, वेक्टर है। तो उसके ऊपर में एरो ऐसे दे सकते हैं जिससे स्पष्ट हो जाएगा कि ये सब एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो ए एक वेक्टर है और बी एक वेक्टर है, क्या दोनों सेम लाइन में लाई कर रहा है? हाँ, दोनों क्या लाई कर रहा है, सेम लाइन पे लाई कर रहा है। तो अगर दोनों सेम लाइन पे लाई कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि वेक्टर ए और बी कोलिनियर है। अब देखिए डी और ई, डी और ई ये भी सेम लाइन पे लाई कर रहा है। देखिए सेम लाइन पे लाई करना इंपॉर्टेंट है। डायरेक्शन उल्टा है, डी का ऊपर है और ई का नीचे, डायरेक्शन उल्टा है लेकिन लाइन तो एक ही है ना भाई। तो इसको कोलिनियर बोलेंगे, कॉमन लाइन पे जो लाई करेगा वेक्टर्स उसको कोलिनियर वेक्टर बोलेंगे। अच्छा, क्या ए और सी कोलिनियर होगा? हाँ होगा, पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस पे भी हो सकता है। तो ए बी सी डी ई ये पांचों आपस में क्या है, कोलिनियर। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, वेक्टर डी, वेक्टर ई, ऑल आर कोलिनियर, ऑल आर कोलिनियर। तो या तो कॉमन लाइन पे लाई करे या फिर पैरेलल लाइंस पे लाई करे। तो ए और बी कॉमन लाइन पे है, सेम डायरेक्शन में है, कोलिनियर है। डी और ई कॉमन लाइन पे है, ऑपोजिट डायरेक्शन में, फिर भी कोलिनियर है। ए और सी पैरेलल लाइंस पे है, बी और सी पैरेलल लाइंस पे, डी और सी पैरेलल लाइंस पे, सी और ई पैरेलल लाइंस पे, ये लेकिन फिर भी कोलिनियर है। तो ए बी सी डी ई ये पांचों आपस में क्या है, कोलिनियर वेक्टर्स कहलाएगा। ओके, तो कोलिनियर का मतलब इससे ज्यादा क्लियर नहीं हो सकता। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगला है हमारा पैरेलल वेक्टर्स। ठीक है, ये पैरेलल वेक्टर्स क्या होता है? पैरेलल मतलब नाम से ही पता चल रहा है कि ऐसा वेक्टर जो आपस में क्या हो, पैरेलल हो। ऐसा वेक्टर जो आपस में पैरेलल हो। अब सिंपल सी बात है कि दो वेक्टर आपस में पैरेलल होगा तभी तो पैरेलल वेक्टर कहलाएगा। हाँ, ये आप याद रखिएगा कि इनको लाइक वेक्टर्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, पैरेलल वेक्टर्स को हम लोग लाइक वेक्टर, लाइक मतलब कि एक समान दिखने वाला, एक जैसा दिखने वाला। ठीक है, तो पैरेलल वेक्टर्स मतलब हो गया कि दी कोलिनियर वेक्टर्स हैविंग सेम डायरेक्शन आर कॉल्ड पैरेलल वेक्टर्स। ये डेफिनेशन भी हो सकता है। कोलिनियर का मतलब तो पता था कि पैरेलल होगा, और उसका अगर दो वेक्टर है जैसे ए और बी, देखिए यहाँ पे ए और बी, ए और बी कोलिनियर है और डायरेक्शन भी क्या सेम है, तो बोल सकते हैं कि ए और बी पैरेलल है। लेकिन ए और सी पैरेलल नहीं है, बी और सी पैरेलल नहीं है, सी और ई पैरेलल नहीं है, लेकिन सी और डी पैरेलल है। समझ रहे, ए और सी पैरेलल नहीं है, हाँ ए और बी पैरेलल है, कोलिनियर है और सेम डायरेक्शन में। डी और सी कोलिनियर है और सेम डायरेक्शन में, समझ रहे हैं ना। तो ऐसा वेक्टर्स जो रहेगा उसको कोलिनियर वेक्टर्स बोलेंगे। ठीक है, तो पैरेलल होना चाहिए, डायरेक्शन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए। ठीक है, इसको लाइक वेक्टर्स भी बोलेंगे। यहाँ पर एक लाइन लिखा हुआ है कि वेयर इज द एंगल। तो ये जैसे मान लीजिए कि ये वाला का नाम है वेक्टर ए और ये वाला का नाम है वेक्टर बी। तो ये वेक्टर ए और वेक्टर बी जो नाम है, इसमें दोनों के बीच का एंगल कितना है, दोनों के बीच का एंगल कितना है। तो देखिए एंगल निकालने के लिए आप क्या करिए कि इस ए वेक्टर को, ये जो ए वेक्टर आप देख रहे हैं ना, इसको हूबहू उठा करके आप बी के टेल से मैच कर दीजिए। टेल ऑफ ए है और ये हेड ऑफ ए है। ठीक है, हेड ऑफ ए। उसी तरह से यहाँ पे टेल है बी का और इधर हेड है बी का। तो जब भी दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालना होता है तो आपको क्या करना होता है,
उनके टेल और टेल को मैच कर देना होता है। तो ये जैसे इसका टेल और इसका टेल आप मैच करा दीजिए। हाँ, वेक्टर को बिल्कुल भी हिलाना नहीं है, बस उठाना है एक जगह से और रख देना है दूसरी जगह पर। हिल ऐसे नहीं कि एक वेक्टर ऐसा था और ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया, नहीं, गलत हो जाएगा ना। वेक्टर जैसा है वैसा ही रखना है, ऐसे उठा करके एकदम ला करके बी के ऊपर रख देना है और फिट हो जाएगा क्योंकि पैरेलल है। तो ए जो है आ करके इसके ऊपर एकदम ऐसे जा करके ऐसे ऐसे फिट हो जाएगा। ये वेक्टर ए हो गया और नीचे में वेक्टर बी है। अब बताइए दोनों के बीच का एंगल कितना, 0 डिग्री। दोनों के बीच का एंगल क्या, दो पैरेलल चीज है, अगर ऐसे रहेंगे तो 90 होगा, 60 होगा, 30 होगा, 15 होगा, 10 होगा, धीरे 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 दोनों ऐसे हो गए तो 0 हो गया। तो यहाँ पर जब भी आपको पैरेलल वेक्टर्स मिलेगा ना तो उनके बीच का एंगल क्या होगा, 0 डिग्री। ठीक है, पैरेलल वेक्टर्स के बीच का एंगल होगा 0 डिग्री। और एंगल निकालने का तरीका क्या बताया मैंने, टेल और टेल को मैच कराना है, वेक्टर के ओरिएंटेशन को चेंज नहीं करना है, जैसा है बिल्कुल वैसा ही ला करके टेल और टेल को मैच करा दीजिए। हेड और हेड को भी मैच करा सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। तो टेल और टेल को जब हम लोग मैच कराते हैं तो उसके बीच में हमें एंगल मिल जाता है। तो यहाँ पर भी हमने वही किया और वेक्टर ए और बी पैरेलल थे, इनके बीच का एंगल हमें मिला 0 डिग्री। तो आपको याद रखना है कि दो पैरेलल वेक्टर के बीच का एंगल हमेशा 0 डिग्री होगा। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट है एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल मतलब जो ऐसा वेक्टर जो क्या हो, ऑपोजिट डायरेक्शन हो, है ना। डायरेक्शन क्या हो, कोलिनियर तो होगा ही, लेकिन डायरेक्शन क्या होगा, ऑपोजिट। जैसे इसमें एग्जांपल देखिए आप, इस वाले में देखिए ए और सी क्या कोलिनियर है लेकिन एंटी पैरेलल नहीं है। ए और बी क्या है, कोलिनियर है लेकिन एंटी पैरेलल नहीं है। ए और डी जो है ये है एंटी पैरेलल, डायरेक्शन ऑपोजिट है। ए और सी ये है एंटी पैरेलल। ठीक है, सी और ई एंटी पैरेलल, डी और ई एंटी पैरेलल। तो जिसका डायरेक्शन ऑपोजिट हो, जैसे कि यहाँ पर क्या ए और सी एंटी पैरेलल है, ए और डी एंटी पैरेलल है, ए और ई नहीं है। ठीक है, ए और बी नहीं है, हाँ बी और सी है, सी और ई है, बी और डी है। तो इस तरह से जब भी दो वेक्टर्स ऐसे हों जिनका डायरेक्शन क्या हो, एंटी पैरेलल, कब होगा, जब डायरेक्शन ऑपोजिट हो। कोलिनियर तो होना चाहिए लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट हो। जैसे कि एक वेक्टर ए है ये वाला, ये देखिए ये डायरेक्शन इसका आगे है, इस वेक्टर का डायरेक्शन क्या आगे है, और ये इसके साथ दूसरा वेक्टर बी है ये वाला, तो ये जो डायरेक्शन है इसका पीछे है। दोनों कॉलिनियर है, मतलब पैरेलल लाइंस पे लाई कर रहा है। तो ए और बी क्या हो गया, यहाँ पे ए वेक्टर ए एंड बी क्या हो गया, एंटी पैरेलल हो गया, एंटी पैरेलल हो गया। ओके, एंटी पैरेलल हो गया। ठीक है, अब ए और बी जो है इसके बीच का एंगल कितना होगा, तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि ए का टेल ये वाला है और बी का टेल ये वाला है। इनके टेल्स को मैच करा दो, ओरिएंटेशन में कोई भी चेंज नहीं आना चाहिए। ए जो है वो कैसा है, ए जो है वो कैसा है, ए आपका इस तरफ है ऐसे, ए ऐसे है, और बी जो है वो कैसा है, तो बी जो है वो इधर है ऐसे। अब इनके टेल्स को मैच करा दो ऐसे, टेल्स जो है मैच हो गया, आपको दिखाई दे रहा है ना, चलिए दिखाई तो दे रहा है, हाँ टेल्स जो है मैच हो गया। ये जो टेल्स जो मैच हुआ है इसमें देखिए कितना एंगल बन रहा है। अगर ये ऐसे रहता तो 90 होता, ऐसे रहता तो 120 होता, ऐसे रहता 135, बढ़ते बढ़ते अब कितना एंगल है, 180। तो जब भी वेक्टर्स हमारे एंटी पैरेलल होंगे तो उनके बीच का एंगल थीटा जो है वो होगा 180 डिग्री। तो एंटी पैरेलल वेक्टर्स में वेक्टर्स के बीच का एंगल 180, पैरेलल वेक्टर्स में वेक्टर्स के बीच का एंगल 0 डिग्री। ठीक है, तो ये इतना आपको समझ में आ चुका है। चलिए इक्वल वेक्टर्स पे आते हैं, नेगेटिव कोप्लेनर यूनिट। चलिए देखिए इक्वल वेक्टर्स क्या होते हैं, समझने का प्रयास करिए। इक्वल वेक्टर मतलब ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम हो। जैसे दो वेक्टर है, एक वेक्टर ए और एक वेक्टर बी, तो इनका जो मैग्नीट्यूड होगा, मैग्नीट्यूड माने न्यूमेरिकल वैल्यू, कि मान लीजिए ए का लेंथ है 5 मीटर और बी का लेंथ है 5 मीटर, तो मैग्नीट्यूड सेम हो गया। ए जो है वो पॉइंट कर रहा है मान लीजिए कि नॉर्थ ईस्ट में, और बी जो है पॉइंट कर रहा है नॉर्थ ईस्ट में,
तो दोनों का डायरेक्शन भी सेम हो गया। तो दो ऐसे वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम होगा, उन वेक्टर्स को हम लोग कहेंगे इक्वल वेक्टर्स। इक्वल मतलब समान, सेम, सब कुछ इक्वल होना चाहिए। तो वेक्टर्स को हम लोग मैग्नीट्यूड डायरेक्शन से नापते हैं, मैग्नीट्यूड लेते हैं, डायरेक्शन लेते हैं। तो अगर वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम है तो वो इक्वल वेक्टर है। और यहाँ पे देखिए ए इक्वल टू बी लिखा हुआ है, वेक्टर ए इक्वल टू वेक्टर बी। ठीक है, आसान चीज है, इसमें कुछ ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करना है। नेक्स्ट है नेगेटिव वेक्टर। देखिए नेगेटिव वेक्टर क्या होता है, जैसे सपोज करिए कि आपका एक लाइन सेगमेंट है और उसका डायरेक्शन है ईस्ट में और लेंथ है 5 मीटर। तो मैग्नीट्यूड हो गया 5 मीटर, डायरेक्शन हो गया ईस्ट। अगर हम लोग एक लाइन सेगमेंट लें जिसका लेंथ है 5 मीटर लेकिन डायरेक्शन है वेस्ट, और इसका नाम रख दें हम लोग वेक्टर एक्स और इसका नाम रख दें वेक्टर वाई। तो यहाँ पर y जो है ना, y इज द नेगेटिव वेक्टर ऑफ x। y इज इक्वल टू द नेगेटिव वेक्टर ऑफ x। देखिए मैग्नीट्यूड सेम रहेगा लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगा। तो अगर मान लीजिए कि आपको कहीं पर एक वेक्टर a दिया हुआ है, आपको उसका नेगेटिव वेक्टर चाहिए, तो आपको मैग्नीट्यूड में कोई बदलाव नहीं करना है बल्कि उसके डायरेक्शन को पलट देना है, ऑपोजिट कर देना है, आपको a का नेगेटिव वेक्टर मिल जाएगा। जैसे कि एक वेक्टर यहाँ डायग्राम में देखिए दिया हुआ है कि एक वेक्टर ए है इस तरह से, ये किधर है, ये आपका वेस्ट में। अब हमें ए का नेगेटिव वेक्टर चाहिए, इसको क्या करो, सिंपली ऐसे पलट दो। तो ये जो है ये अब ईस्ट में पॉइंट करने लगा। ठीक है, तो ये मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं आया, बट ये जो है ये नेगेटिव वेक्टर बन चुका है। समझ गए? तो नेगेटिव वेक्टर का मतलब होता है कि मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगा। जैसे ये वेक्टर ए है, इस तरफ पॉइंट कर रहा है, तो इसका नेगेटिव वेक्टर इस तरफ पॉइंट करेगा, इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में, और मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं होगा, और इसको लिखेंगे माइनस ऑफ वेक्टर ए। ठीक है, यही होता है नेगेटिव वेक्टर। क्लियर? नेक्स्ट हमारा है को प्लानर वेक्टर्स। देखिए को का मतलब मैंने पहले ही बताया था, को का मतलब कॉमन। ठीक है, और प्लानर का मतलब प्लेन। प्लेन क्या होता है भाई? देखिए प्लेन का मतलब मैं आपको समझाता हूँ। जैसे सपोज करिए कि हमारे पास ये एक कॉपी है, तो ये जो कॉपी है, इस कॉपी में आप अगर देखेंगे तो ये एक पूरा प्लेन है। ये पूरा क्या है? एक प्लेन है। अगर हम लोग इसको ऐसे ओपन कर दें, ऐसे, ठीक है, इसमें पूरा क्लियर नहीं दिख रहा, दूसरा कॉपी ले लेता हूँ। हाँ, ये देखिए ये हमारे पास एक कॉपी है, और इस कॉपी में अगर आप देखेंगे तो ये आपका जो है ना, आप देखेंगे अगर तो 3 एक्सिस आपको दिखाई देगा। क्या क्या? तो एक आपको दिखाई देगा एक्स एक्सिस, एक आपको दिखाई देगा ऊपर वाई एक्सिस, और एक सामने दिखाई देगा जेड एक्सिस। मतलब कि ये जो कॉपी है इसमें हम लोग 3 एक्सिस ले सकते हैं। ठीक है, एक ये वाला एक्स एक्सिस, ऊपर वाला वाई एक्सिस, और ये जो सामने है, सामने ये जो है सामने वाला जेड एक्सिस हो जाता है। ठीक, तो एक्स और वाई से जो घिरा हुआ है, एक्स और वाई से जो घिरा हुआ है, तो ये इधर एक्स है, ऊपर वाई है, इधर एक्स है, इधर वाई है। ठीक, सामने जेड है और ऊपर वाई। तो ये जो पार्ट है ये एक प्लेन है, ये एक प्लेन है। इस प्लेन को बोलेंगे हम लोग वाई जेड प्लेन, क्योंकि ये वाई और जेड से घिरा हुआ है। ये नीचे वाला जो है ये हो जाएगा एक्स और जेड से घिरा हुआ, और सामने जो है ये सामने हो जाएगा एक्स और वाई से घिरा हुआ। तो टोटल इस तरह से आप प्लेन बनता हुआ देख सकते हैं। तो ये हो जाएगा एक्स वाई प्लेन, ये हो जाएगा एक्स जेड प्लेन, और ये हो जाएगा जेड वाई जेड प्लेन। तो प्लेन इस तरह से होता है। अगर कोई वेक्टर्स हैं जो केवल और केवल एक्स वाई में लाई कर रहे हैं, जैसे कि ये मान लीजिए कि आपका ये एक्स एक्सिस है और ऊपर में वाई एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ठीक है, तो अगर कोई वेक्टर्स हैं, जैसे कि एक वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर बी है, तीसरा वेक्टर सी है, इस तरह से 3 वेक्टर्स हैं ना हमारे पास। तो ए वेक्टर एक्स वाई प्लेन में, बी वेक्टर भी एक्स वाई प्लेन में, सी वेक्टर भी एक्स वाई प्लेन में। तो ये तीनों एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं। तो इसको हम इन तीनों को ए बी सी को हम लोग बोलेंगे, ए बी सी को बोलेंगे ए बी सी आर को प्लेनर वेक्टर्स।
समझ गए बात। तो कोप्लेनर्स का मतलब होता है कि ऐसे वेक्टर्स जो सेम प्लेन में लाई करें। अब अगर कोई एक वेक्टर है जो इस प्लेन में है, इसका नाम है डी वेक्टर, तो ये जो डी वेक्टर है ये ए बी सी का कोप्लेनर नहीं है। ए बी सी अलग प्लेन में एक्स वाई प्लेन में है, और जो डी है वो अलग प्लेन में है, वो आपका वाई जेड प्लेन में है। तो इस तरह से होता है कोप्लेनर वेक्टर्स। अगर वेक्टर्स हमारे सारे के सारे एक ही कॉमन प्लेन में लाई कर रहे हैं, दैट मीन्स कि वो हो जाते हैं कोप्लेनर वेक्टर्स। ओके, चलिए। तो वेक्टर्स जो सेम प्लेन में लाई करेंगे उनको कोप्लेनर वेक्टर्स बोलेंगे। प्लेन क्या होता है आप समझ गए होंगे। जैसे आपके घर की दीवार को ही ले लो ना, कोई कॉर्नर को ओरिजिन बना लो, और उसमें देखना कितने फेस होते हैं, 1 2 3 4। ठीक है, तो नीचे वाला जो हो जाएगा एक्स, ऊपर वाई, तो सामने वाला हो जाएगा एक्स वाई प्लेन, और इधर वाला पीछे हो जाएगा। इस तरह से रूम को भी आप चाहो तो एक बना सकते हो, एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स प्लेन बना सकते हो। बस एक ओरिजिन मान लेना, कॉर्नर जो नीचे रूम का होगा उस कॉर्नर को ओरिजिन मान लेना। ओके, ठीक है। नेक्स्ट है यूनिट वेक्टर। नेक्स्ट है यूनिट वेक्टर। अभी ये यूनिट वेक्टर क्या है, देखिए नेक्स्ट है यूनिट वेक्टर। देखिए यूनिट वेक्टर क्या होता है, एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो। एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो। जैसे अगर आपसे कोई बोला जाए 1 मीटर अलोंग ईस्ट, तो देखिए यहाँ पर डायरेक्शन ईस्ट है, डायरेक्शन क्या ईस्ट है, लेकिन जो मैग्नीट्यूड है वो कितना 1 है। तो मैग्नीट्यूड कितना 1 है ना, यूनिटी है। तो इसको हम लोग बोलेंगे दिस इज अ यूनिट वेक्टर, दिस इज अ यूनिट वेक्टर। उसी तरह से अगर कोई बोले 1 मीटर अलोंग नॉर्थ, 1 मीटर अलोंग नॉर्थ, तो 1 मीटर अलोंग नॉर्थ का मतलब नॉर्थ क्या हो गया, मैग्नीट्यूड हो गया, सॉरी डायरेक्शन हो गया। नॉर्थ क्या हो गया, डायरेक्शन हो गया। और 1 मीटर क्या हो गया, 1 मीटर आपका मैग्नीट्यूड हो गया, है ना। तो ये आप बोलोगे ना दैट कि दिस वन इज अ यूनिट वेक्टर। तो इस तरह से यूनिट वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, 1 हो। ठीक है। अब बात आती है दैट कि हम लोग यहाँ पर जब वेक्टर्स पढ़ते हैं तो हम लोग 3 यूनिट वेक्टर्स ऑलरेडी डिफाइन करते हैं। 3 यूनिट वेक्टर्स हम लोग डिफाइन करते हैं। ऐसे यूनिट वेक्टर्स इन्फिनाइट हो सकते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं, इन्फिनाइट नंबर ऑफ यूनिट वेक्टर्स लिया जा सकता है। लेकिन पढ़ने के लिए जो वेक्टर्स चैप्टर में पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग 3 ऐसे वेक्टर्स डिफाइन करते हैं जो यूनिट वेक्टर होते हैं, और उन्हीं के बेसिस पे सारा कुछ हम लोग पढ़ाई करते हैं। हमारे पास 3 एक्सिस होते हैं, एक होता है एक्स एक्सिस, एक होता है वाई एक्सिस, और एक होता है जेड एक्सिस। ठीक है। तो हम लोग 3 यूनिट वेक्टर्स जो डिफाइन करते हैं वो एक एक्स एक्सिस की तरफ ले लेते हैं, एक वाई की तरफ ले लेते हैं, और एक जेड की तरफ ले लेते हैं। ठीक है। तो एक का नाम होता है आई कैप। कैप का मतलब ये सिंबल जो देख रहे हो ऊपर में, टोपी टाइप का सिंबल ऐसे, तो टोपी जो लगा हुआ है इसको, इससे आपको पहचान में आएगा कि ये एक यूनिट वेक्टर है। अगर कोई वेक्टर ऐसे ए है और उसके ऊपर एरो लगा हुआ, मतलब नॉर्मल वेक्टर है, लेकिन अगर किसी वेक्टर ए के ऊपर ऐसे कैप लगा हुआ है तो ये बताएगा कि आपका ए जो है वो एक यूनिट वेक्टर है। तो कैप से आप पहचानोगे कि वो एक यूनिट वेक्टर है। तो यहाँ पर जैसे आई कैप डिफाइन करते हैं, आई कैप एक यूनिट वेक्टर डिफाइन किया जाता है, और इसका डायरेक्शन होता है मैग्नी, अब यूनिट वेक्टर बोल दिया मतलब मैग्नीट्यूड तो 1 होगा, और डायरेक्शन क्या होगा, अलोंग एक्स एक्सिस। आई कैप हम लोग जो डिफाइन करेंगे इसका मतलब होगा 1 यूनिट अलोंग एक्स एक्सिस। तो आई कैप एक यूनिट वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड हो गया 1 और डायरेक्शन हो गया एक्स एक्सिस, ये डिफाइन कर देंगे हम लोग। ठीक है। जे कैप, जे कैप का मतलब होगा 1 यूनिट अलोंग वाई एक्सिस। ठीक है। जे कैप का मतलब क्या होगा, 1 यूनिट अलोंग वाई एक्सिस। और लास्ट है के कैप, ये के कैप का मतलब होगा 1 यूनिट अलोंग जेड एक्सिस। ठीक है। तो 3 यूनिट वेक्टर्स हम लोग डिफाइन करते हैं, एक होता है आई कैप, दूसरा होता है जे कैप, और तीसरा के कैप। मैंने बताया कि यूनिट वेक्टर्स का संख्या अनंत हो सकता है, इनफाइनाइट हो सकता है, लेकिन पढ़ने के सिंपलिसिटी के लिए
तीन यूनिट वेक्टर ऐसे होते हैं जिसको हम लोग डिफाइन कर देते हैं पहले ही कि हाँ भाई ये यूनिट वेक्टर्स ले करके हम लोग आगे काम करेंगे। और एक होगा आई कैप। देखिए यहाँ पर आप डायग्राम में देखिए, डायग्राम में देखेंगे आपको समझ में आएगा दैट कि यहाँ पर आई कैप है, इसका डायरेक्शन देखिए किधर है, इसका डायरेक्शन देखिए आप किधर है। तो इसका जो डायरेक्शन है वो आपका एक्स एक्सिस में है ना, यहाँ देखिए यहाँ पर ये डायरेक्शन एक्स एक्सिस में है ना, मैग्नीट्यूड इसका 1 है। ये जे कैप को देखिए इसका डायरेक्शन वाई एक्सिस में, मैग्नीट्यूड 1 है। और के कैप को देखिए इसका डायरेक्शन जेड एक्सिस में, मैग्नीट्यूड 1 है। ठीक है। तो अगर कहीं पर ऐसा लिखा हुआ है, कहीं पर ऐसा लिखा हुआ है 5i कैप, तो क्या ये यूनिट वेक्टर है? तो नहीं, ये यूनिट वेक्टर नहीं है, क्योंकि इसके साथ मैग्नीट्यूड 5 है, मैग्नीट्यूड 5 है और डायरेक्शन एक्स एक्सिस है। तो इसका मतलब हो जाएगा 5 यूनिट्स अलोंग एक्स एक्सिस, 5 यूनिट्स अलोंग एक्स एक्सिस। तो ये जो है ये यूनिट वेक्टर नहीं है। हाँ, इसको यूनिट वेक्टर बनाया जा सकता है। कैसे? तो इसको अगर 5 से डिवाइड कर दें हम लोग, तो अगर कोई भी वेक्टर है, अगर उसको उसके मैग्नीट्यूड से, ये मैग्नीट्यूड का सिंबल ऐसा होता है, ठीक है, जो भी वेक्टर रहेगा उसके मॉड लगा दो अगर ऐसे, तो वो मैग्नीट्यूड का सिंबल हो जाता है। यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ये मैग्नीट्यूड का सिंबल होता है। इसका मतलब क्या? मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। तो अगर किसी भी वेक्टर को अगर उसके मैग्नीट्यूड से आप डिवाइड कर दो तो वो बन जाता है यूनिट वेक्टर। तो ये फॉर्मूला है, ये आपको याद रखना है। जैसे कि यहाँ पर एक वेक्टर है, मान लीजिए कि 5i कैप, और इसका जो मैग्नीट्यूड है वो है 5। तो अगर हम लोग 5i कैप को 5 से डिवाइड कर दे, मतलब किसी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे, तो क्या बन जाएगा? तो 5 बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा? 5, सॉरी 5 आई कैप, 5 5 कैंसिल हो जाएगा, क्या बन जाएगा? आई कैप। आई कैप क्या है? यूनिट वेक्टर है। तो किसी भी वेक्टर को अगर उसके अपने मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं तो उसका मतलब होता है कि वो एक यूनिट वेक्टर बन जाएगा। क्लियर है? एक चीज और यहाँ पे हम लोग समझेंगे कि जैसे मान लीजिए कि कोई वेक्टर है, ए वेक्टर, और उसमें लिखा हुआ है 3i कैप। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ दैट कि हमारे पास एक्स एक्सिस होगा, हमारे पास वाई एक्सिस होगा, और हम लोग ओरिजिन से चालू करके 3 यूनिट्स एक्स एक्सिस में कवर करेंगे। ठीक है, 3i कैप मतलब कि 3 यूनिट्स आपको एक्स एक्सिस में जाना है। तो आप ओ से ए पर पहुंच गए। तो ये जो वेक्टर है इसका नाम है ओ ए वेक्टर, और इसकी जो वैल्यू है ये है 3i कैप। कितनी है? 3i कैप। और मैग्नीट्यूड कितनी है? 3। तो ओ से लेकर के ए तक एक वेक्टर है, ओ से लेकर के पॉइंट ए तक एक वेक्टर है जिसकी मैग्नीट्यूड है 3 और डायरेक्शन है आई कैप, मतलब कि एक्स एक्सिस। क्लियर है? अगर इसमें रहेगा +4j कैप, क्या रहेगा? +4j कैप, मतलब क्या हो गया? मतलब ये हो गया कि हमें एक वेक्टर लेना है जिसमें कि पहले जाना है 3 यूनिट एक्स एक्सिस में, फिर उसमें ऐड करना है 4 यूनिट वाई एक्सिस में। तो अब इसको पूरा हम लोग एक साथ समझते हैं। दैट हमारे पास कोई वेक्टर है, मान लीजिए कि उस वेक्टर का नाम है पी, और पी वेक्टर इक्वल टू लिखा हुआ है 3i कैप +4j कैप। इसका मतलब हो गया कि पहले हमें जाना है 3 यूनिट्स along एक्स एक्सिस, 3 यूनिट्स along एक्स एक्सिस, उसके बाद उसमें ऐड करना है 4 यूनिट्स जे कैप, मतलब कि along वाई एक्सिस। ठीक है। तो यूनिट वेक्टर केवल और केवल डायरेक्शन बताने के काम में आता है, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड तो 1 होता है। तो पहले हम लोग चले गए एक्स एक्सिस में 3 यूनिट, फिर हमें जाना है वाई एक्सिस में कितना? फिर हमें जाना है वाई एक्सिस में 4 यूनिट। तो हम लोग पहुंच गए मान लीजिए कि पी तक। तो
ये जो है ओ से ए गए, फिर ए से पी गए, ओ से ए गए, फिर ए से पी गए। तो ओ से ए जाना था 3 यूनिट, किधर जाना था इससे पता चला। फिर हमें जाना था 4 यूनिट, किधर जाना था इससे पता चला। तो फाइनली हम लोग पी तक पहुंच चुके। ठीक है, तो अगर हम लोग सीधा सीधा अगर बात करें कि डायरेक्ट हम ओ से पी नहीं जा सकते थे क्या, जा सकते थे, लेकिन उसके लिए हम लोग को कितना चलना पड़ता। उसके लिए हम लोग को पाइथागोरस थ्योरम आप लगाइए। ये 4 है, ये 3 है, तो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, तो ये हाइपोटेनस दे देगा 5। 16 प्लस 9 5, तो 5 हमें चलना पड़ता, 5 यूनिट्स, है कि नहीं। तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि ये जो वेक्टर है ओपी वेक्टर, ओ से लेके पी तक अगर आपको जाना है, तो आप या तो ओ से ए जाइए, फिर ए से पी जाइए, या फिर डायरेक्टली ओ से पी चले जाइए। तो इसका मतलब हुआ कि जो ओपी वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, उसका मैग्नीट्यूड होगा 5। कैसे पता चला, तो पाइथागोरस थ्योरम से हमने निकाला कि 3 i कैप जाइए और 4 j कैप जाइए, तो आप कितना चलेंगे, 5 ही चलेंगे ना। तो 5 आपका मैग्नीट्यूड होगा। ठीक है, तो किसी भी वेक्टर का फॉर्म अगर इस तरह से लिखा हुआ है, जैसे सपोज करिए एक वेक्टर है बी वेक्टर, और उस बी वेक्टर का फॉर्म ऐसे लिखा हुआ है ai कैप प्लस bj कैप, इसका मतलब हुआ कि हमें ए यूनिट्स जाना होगा, ए यूनिट्स अलोंग एक्स एक्सिस जाना पड़ेगा पहले, और फिर हमें जाना पड़ेगा बी यूनिट्स अलोंग वाई एक्सिस। ठीक है, और अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ भी वैसे ही निकाला था ना हमने। ठीक है, तो एक बार और हम लोग इसको अच्छे से समझते हैं। ठीक है, जैसे देखिए हमारे पास एक वेक्टर है ए, कोई भी हो सकता है ए वेक्टर, और ये है 3 i कैप, फिर से उसी एग्जाम्पल को मैं बता रहा हूँ, 3 i कैप प्लस 4 j कैप। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हमें 3 यूनिट जाना पड़ेगा एक्स एक्सिस में। ओरिजिन से चालू करेंगे, ओरिजिन से चालू करके 3 यूनिट्स जाएंगे हम लोग एक्स एक्सिस में, फिर 4 यूनिट्स हम लोग जाएंगे वाई एक्सिस में। तो हम लोग कितना डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं, कितना यहाँ से यहाँ तक हो रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक ये मान लीजिए ए है और ये मान लीजिए बी है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक जो वैल्यू है ये 5 हो रहा है, और ये 5 कैसे आया, तो 5 आया कैसे, तो रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करके आ गया 5। ठीक है, तो ये ए था और ये बी था, है कि नहीं। तो मैग्नीट्यूड अगर आपको ए का चाहिए यहाँ पर, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए आप कैसे निकालोगे, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ए की वैल्यू 3 है, बी की वैल्यू 4 है, ये आपको 5 दे देगा। तो कोई भी वेक्टर अगर लिखा रहेगा इस तरह से ai कैप प्लस bj कैप के फॉर्म में, इसका मतलब आप समझ जाओगे आप, इसका मतलब क्या होगा, ए यूनिट्स जाना है एक्स एक्सिस में और बी यूनिट्स जाना है वाई एक्सिस में, और इसका मैग्नीट्यूड अगर आपको निकालना है तो मैग्नीट्यूड हो जाएगा रूट अंडर कॉफिशिएंट ऑफ आई स्क्वायर और कॉफिशिएंट ऑफ जे स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपको मैग्नीट्यूड दे देगा और उधर से आपको वेक्टर मिल जाएगा। अगर कोई बोलेगा कि आप यूनिट वेक्टर बताइए ए का, तो आप सिंपली इस वेक्टर को इसके अपने ही मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दोगे, है कि नहीं। तो वेक्टर हमारा क्या है, ai कैप प्लस bj कैप, और इसकी मैग्नीट्यूड कितनी है, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, समझ गए। तो इससे आपको क्या मिल जाएगा, इससे आपको मिल जाएगा मैग्नीट्यूड। समझ गए। तो अगर कोई वेक्टर दिया हुआ है a इक्वल्स टू 2i कैप प्लस, अगर कोई वेक्टर दिया हुआ है i कैप प्लस j कैप, तो क्या ये यूनिट वेक्टर है। अगर कोई वेक्टर दिया हुआ है i कैप प्लस j कैप, तो क्या ये यूनिट वेक्टर है, नहीं है।
आपको लग रहा होगा सर 1 i कैप प्लस 1 j कैप तो है, यूनिट वेक्टर तो होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। आप सिंपल इसकी मैग्नीट्यूड निकालिए। देखिए मैग्नीट्यूड निकालने के लिए फॉर्मूला क्या था, ए की मैग्नीट्यूड अगर आपको चाहिए तो रूट अंडर क्या था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए का मतलब आई की कोफिशिएंट और जे का मतलब आई की कोफिशिएंट, दोनों की कोफिशिएंट 1 1 है। तो यहाँ पे हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 1 + 1 2 √2। तो मैग्नीट्यूड तो यहाँ पे √2 है, ना कि 1 है। समझ रहे हो? तो फिर ये यूनिट वेक्टर कैसे होगा, नहीं होगा। तो अगर हमें ए की यूनिट वेक्टर चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे, इसकी वैल्यू जो है वेक्टर ए जो है उसको उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। तो वेक्टर ए कितना था, i कैप प्लस j कैप डिवाइडेड बाई √2, ये होगा यूनिट वेक्टर ऑफ ए। समझ गए? तो यूनिट वेक्टर ऑफ ए ऐसे निकालते हैं हम लोग। ओके, नेक्स्ट एक और क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ। जैसे कहीं पर एक वेक्टर है, वेक्टर ए इक्वल्स टू i कैप माइनस j कैप, ठीक है, और एक वेक्टर बी है 2i कैप प्लस 3j कैप, ठीक है। हमसे पूछा गया फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए प्लस बी। लिखा हुआ है इफ c इक्वल्स टू वेक्टर c इक्वल्स टू a प्लस बी, if vector c equals to a plus b, find magnitude of find magnitude of c की मैग्नीट्यूड निकालनी है। तो देखिए c की मैग्नीट्यूड अगर निकालनी है तो सबसे पहले तो वेक्टर a प्लस वेक्टर b करेंगे। तो c इक्वल टू क्या होगा, वेक्टर a प्लस वेक्टर b। वेक्टर a कितना है, i कैप माइनस j कैप प्लस वेक्टर b कितना है 2i कैप प्लस 3j कैप। अब इनको ऐड करो, तो ऐड करते टाइम ध्यान रखना कि i को i वाले के साथ जोड़ना है। तो यहाँ पर 1i कैप है और यहाँ पे 2j कैप है, तो 3i कैप हो जाएगा। यहाँ पे -1i कैप है और यहाँ 3j कैप है, मतलब 2j कैप हो जाएगा। समझ गए? तो ये जो आया ये वेक्टर c आया। अब इसकी मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे, तो मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आई का कोफिशिएंट 3, जे का कोफिशिएंट 2। तो 4 2 2 4 और 9 9 4 13 13 रूट अंडर 13। समझ गए? अगर हमें पूछता कि व्हाट इज द यूनिट वेक्टर ऑफ सी, तो सी की यूनिट वेक्टर निकालने के लिए वेक्टर सी को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते। तो वेक्टर सी कितना था, 3i कैप प्लस 2j कैप था, और उसको उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते। समझ गए? तो ये हमारा सी वेक्टर सी कैप निकल जाता है यहाँ से, यही हमारा क्या हो जाता है, सी कैप। क्लियर है? तो इस तरह से हम लोग यूनिट वेक्टर्स पे काम करते हैं। तो आज मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया देख लीजिए। हाँ, एक लास्ट पॉइंट मैं और बताना चाहता हूँ कि अगर कोई एक ऐसा वेक्टर है, नोट करिएगा, अगर कोई एक ऐसा वेक्टर ए इक्वल टू दिया हुआ है ai कैप प्लस bj कैप प्लस ck कैप, मतलब इसमें जेड एक्सिस में भी जाना है। देखिए ए का ए यूनिट्स हमें एक्स में जाना है, फिर बी यूनिट्स हमें वाई में जाना है, फिर सी यूनिट्स हमें जेड में जाना है, तीनों में जाना है ना। ए यूनिट्स एक्स में, फिर बी यूनिट्स वाई में, फिर सी यूनिट्स जेड में। तो इसकी मैग्नीट्यूड अगर निकालनी है ना, तो इसकी मैग्नीट्यूड आप सिंपली लिखोगे रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर था, दो अगर एक्स वाई रहता तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कर ही रहे थे, और उसमें बस सी स्क्वायर ऐड कर दीजिए। हाँ, अगर ए कैप निकालनी है तो आपको वेक्टर ए को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना पड़ेगा। तो वेक्टर ए हमारा कितना है, ai कैप प्लस bj कैप प्लस ck कैप डिवाइडेड बाई उसकी मैग्नीट्यूड कितनी है, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ओके, तो इस तरह से आप ए कैप निकाल सकते हो। समझ गए? अगर एक एग्जांपल ले लूँ मैं यहाँ पर, और वहाँ पर एक एग्जांपल में मैं ऐसे ले लूँ कि वेक्टर ए इक्वल टू दिया हुआ है 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप, और आपसे पूछा है फाइंड द यूनिट वेक्टर ऑफ ए। यूनिट वेक्टर निकालिए भाई ए का। तो सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे मैग्नीट्यूड निकालेंगे। ए की मैग्नीट्यूड इक्वल टू कितनी हो जाएगी, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस -1 है वहाँ पे, ना कि 1 लेना है, -1 स्क्वायर। ओके, के साथ -1,
तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए की जगह पे 2, बी की जगह पे 3 और सी की जगह पे -1, इस वाले से कंपेयर करके देख लो। ठीक है, तो ये हो जाएगा रूट अंडर 2 2 4 3 3 9 और 1, 9 1 10 4 14, रूट अंडर 14। तो अगर हमें ए कैप चाहिए तो ए कैप सिंपली कैसे आएगा, वेक्टर ए डिवाइडेड बाई इट्स मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर ए कितना है, 2i कैप है प्लस 3j कैप है माइनस k कैप है और डिवाइडेड बाई इट्स मैग्नीट्यूड जो कि कितना है, रूट अंडर 14। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग यूनिट वेक्टर्स पे काम करते हैं। ओके, तो ये हमने आज क्या क्या पढ़ा एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो हमने लेक्चर 1 में कंप्लीट किया स्केलर की डेफिनेशन क्या होती है, कंप्लीटेड वेक्टर्स क्या होता है, कंप्लीटेड कैसे दिखाते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स कैसे होता है और डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेक्टर्स क्या होते हैं। ठीक है, और ये जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेक्टर्स है इसमें दो चीज़ बचे हुए हैं पेंडिंग में, क्या है, तो पेंडिंग में हमारा है पोजीशन वेक्टर क्या होता है, पोजीशन वेक्टर क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है। ठीक है, ये दो चीज़ें यहाँ पे हमें और पढ़नी है डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेक्टर्स में। यूनिट वेक्टर्स तक हमने कर लिया है, तो पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ये दो चीज़ें जो हैं हमें कवर करनी है। तो नेक्स्ट क्लास में जो हम लोग पढ़ेंगे मैं एक बार आपको बता देता हूँ ताकि आप तैयार रहो। यूनिट वेक्टर हमने कर लिया है, उसके बाद पोजीशन वेक्टर करेंगे अगले क्लास में, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर करेंगे। ठीक है, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस बनाएंगे हम लोग, है ना, ढेर सारे क्वेश्चंस ही बनाने पड़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, और फिर जाकर के एडिशन ऑफ वेक्टर्स वगैरह ये सब करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे अगले क्लास में ज़्यादा, क्योंकि अब क्वेश्चंस का आ गया है, यहाँ से हम लोग का क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। तो देख लीजिए आप, स्केलर्स की डेफिनेशन कर ली हमने, वेक्टर्स क्या है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, इंट्रोडक्शन, टाइप्स ऑफ वेक्टर, है ना, और लास्ट में हमने पढ़ा यूनिट वेक्टर की बहुत सारी बातें हमने आज करी। तो उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, है ना। भी बहुत सारे वीडियोस पहले ही हमने बना के डाले हुए चैनल में, आप उसको ज़रूर देखिए, प्लेलिस्ट्स में जा कर के मैथ्स के भी बहुत सारे लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे। तो विश यू ऑल द बेस्ट एंड मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।